पहले मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब लोग करना। बताओ। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन जो होंगे वो होंगे 24C4। होल नंबर जो होंगे वो होंगे 29C4। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन 24C4, होल नंबर सॉल्यूशन 29C4। ओके, गुड। A plus B plus C is less than equal to 20. A plus B plus C less than equal to 20. Find whole number solutions. Find whole number solutions. ध्यान से सुनो। पहला केस, A plus B plus C is equal to 20। इसके कितने होल नंबर सॉल्यूशन होंगे? इसके होंगे 22C2। फिर A प्लस बी प्लस सी इट इज 19, ये भी हो सकता है क्योंकि 20 या लेस देन 20 है। पहला केस मैंने बनाया कि A प्लस बी प्लस सी 20, दूसरा केस मैंने बनाया 20 छोटा 19। जब 19 बनाया तो इसके सॉल्यूशन हो गए 19 प्लस 2 21C2। फिर मैंने केस बनाया A प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू 18। इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? इसके सॉल्यूशन हो गए 20C2। इस तरह से चलते चलते सबसे लास्ट केस बनेगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि होल नंबर सॉल्यूशन के बाद तीनों भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल 20, तो लेस देन 20 में 0 भी आएगा। तो इसका केस बनेगा एक, दैट इज 2C2। तब तीनों 0 0 0 होंगे, 2C2। इसकी वैल्यू 1 आती है। तो टोटल मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 22C2 प्लस 21C2 प्लस 20C2 अप टू टिल 2C2। करेक्ट आंसर ये हो गया है। लेकिन आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बस इसमें एक दिक्कत है। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में हुए, ऑप्शन अगर पूरी सीरीज के इस फॉर्म में हुए जो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है तो सही है। अगर ऑप्शन सिंपल हुआ एनसीआर, सिंपल एक नंबर एनसीआर, तो फिर तुम कैसे करोगे? अब देखो, ध्यान से सुनो। एक तरीका तो ये है, अब जब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू 20। मैं एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसको मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। मैंने एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया, डमी, और मैंने सम कर दिया है 20। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो डमी वेरिएबल है पी, जब पी 20 होगा, जब पी की वैल्यू 20 होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई। वो एक एक्सेप्टेबल केस है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, यानी पी की वैल्यू 20 हो सकती है। जब पी 19 होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम मिला के 1 हो गया, वो भी हो सकता है, एक्सेप्टेबल है। और जब पी 0 होगा, जब पी 0 होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 होगी, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि पी जो मैंने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है, पी की जो रेंज हो गई वो 0 से 20 कुछ भी हो सकती है। यानी जो गिवन अब इक्वेशन है उसके होल नंबर सॉल्यूशन निकाल दो। अगर तुम इस इक्वेशन के होल नंबर सॉल्यूशन निकाल दोगे तो वो हो जाएंगे 21 2 3, दैट इज 23C3। 23C3 ये भी सही आंसर है। चाहो तो तुम घर पे सॉल्व कर देना, ये वाला या ये वाला, एक ही आंसर है, एक ही आंसर। दिस एंड दिस, एक ही बात। बोथ आंसर आर सेम। तो अगर आंसर ऑप्शन में इतनी बड़ी सीरीज के फॉर्म में गिवन है, बहुत अच्छी बात। अगर सीरीज की फॉर्म में गिवन नहीं है, एक नंबर एनसीआर की फॉर्म में गिवन है,
तो मैंने वो तरीका भी तुम्हें बता दिया है। तो चाहे तो 22C2 प्लस 21C2 प्लस 20C2 अप टू टिल 2C2 ऐसा बोल दो, या फिर 23C3, ये भी सही है, दोनों का आंसर सेम है। फाइंड इन हाउ मैनी वेज सम ऑफ फोर नंबर्स इज 20, 19, 18। अब यहाँ अगर सीधा चलोगे तो दिक्कत है। तो ये करोगे कि A+B प्लस सी प्लस डी इट इज 20, और टोटल निकाल के नेचुरल नंबर सॉल्यूशन में माइनस करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसे नहीं करोगे। देखो ध्यान से सुनना, सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो। डाइस पे मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है? 6, 6, 6, 6। अगर मैं डाइस पे, पहले डाइस पे 6 में से ए स्कोर माइनस कर दूं, इस पे बी स्कोर माइनस कर दूं, इस पे सी माइनस कर दूं, इसमें से डी माइनस कर दूं, और सम आ गया 20। तो यहां से इक्वेशन बन गई है A+B+C+D इज इक्वल टू 4। ये ABCD क्या है जो 6 में से माइनस हो रहा है? अगर मैं इस इक्वेशन के होल नंबर सॉल्यूशन निकाल दूं, इस इक्वेशन के जो होल नंबर सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 4, 5, 6, 7, 7C3, वो होंगे 7C3। अब देखो जैसे समझने के लिए यही आंसर है। अब देखो कैसे, ये आंसर कैसे है। जैसे एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4 और 3 बार 0। तो ए जो है वो 4 है, मतलब अगर ये 4 हुआ तो इस डाइस पे नंबर क्या आया? 2। इस डाइस पे क्या आ गया? 6। इस डाइस पे क्या आया? 6। और इस डाइस पे क्या आया? 6। सम 20 आ गया। मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मेरे को एक्चुअल में 20 दे रहा है। अगर एक सॉल्यूशन होता 1, 1, 1, 1, ये एक सॉल्यूशन होता, तो करस्पॉन्डिंगली डाइस पे कितना आता? 6 - 1 दैट इज 5। इस डाइस पे आता 5, इस डाइस पे आता 5, इस डाइस पे आता 5, और 4 डाइस पे आता 5। सम 20 आ गया। तो एक्चुअल में जो इक्वेशन बनी है स्मॉल a प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी मिला के दैट इज 4, इस इक्वेशन के जो होल नंबर सॉल्यूशन होंगे 7C3, वही मेरा आंसर होगा। तो आंसर हो गया 35। लेकिन केस बना के करना बहुत गलत है। 20 में फिर भी सही है, चलो 20 में तो केस बन जाते हैं। 19 में केस बहुत ज्यादा बनेंगे, गलती के चांसेस। और अगर एक भी केस मिस हुआ तो ये तरीका उतना सही नहीं है। तो इन हाउ मेनी वेज सम इज, सम ऑफ द फोर नंबर इज 20, तो आंसर आएगा 35। अब आई सम 19। तो 6 - A, 6 - B, 6 - C प्लस 6 - D, इट इज 19। A+B+C+D इट इज इक्वल टू 5। इसके निकालेंगे क्या? होल नंबर सॉल्यूशन। 5, 6, 7, 8, 8C3, आंसर इज 56। तो सम 19 कितने तरीकों से हो सकता है? 56 वेज।
अगला क्वेश्चन है सम 18। 6 - a, 6 - b, 6 - c, 6 - d, it is 18। a+b+c+d इज इक्वल टू 6। इसके निकालेंगे होल नंबर सॉल्यूशन, जो कि आएंगे 9c3। लेकिन इसमें एक सॉल्यूशन ये भी तो काउंट हो गया है, 6000, ऐसे चार होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये नहीं चलेंगे क्यों? अगर a 6 हुआ तो इस वाई डाइस पे 6 - 6 तो जीरो आ गया ना, इस डाइस पे तो इफेक्टिवली जीरो आ गया ना, जो कि नहीं आ सकता। डाइस पे कभी जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इस डाइस पे जीरो, इस डाइस पे सिक्स, इस डाइस पे सिक्स, इस डाइस पे सिक्स, ये सम 18 आ गया, लेकिन जीरो डाइस पे नहीं आ सकता। तो जो ये a+b+c+d=6, इसका एक सॉल्यूशन है 600, ऐसे चार बनेंगे। तो आंसर 9c3 - 4, ये चार इसमें काउंट हो गए। तो करेक्ट आंसर आएगा 9c3 - 4। 9c3 84 होता है, 84 - 4, आंसर इज 80। आंसर इज 80। तो सम 18 कितनी तरीके से हो सकता है? 18। Natural numbers from 1 to 50 are written on a board. Natural numbers from 1 to 50 are written on the board. In how many ways? In how many ways can we select five numbers from these 50 numbers? In how many ways can we select five numbers from these 50 numbers such that no two of them are consecutive? Such that no two of them are consecutive. इन 50 नंबर में से कितने तरीकों से 5 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो ताकि कोई भी उनमें से दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं, ताकि कोई भी उसमें से दो, 5 में से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। मान लो एक नंबर तुमने सिलेक्ट कर लिया ए, एक नंबर। एक नंबर तुमने सिलेक्ट कर लिया बी, एक नंबर तुमने सिलेक्ट कर लिया सी, एक नंबर तुमने सिलेक्ट कर लिया डी, और एक नंबर तुमने सिलेक्ट कर लिया ई। ये 5 नंबर तुमने सिलेक्ट कर लिया। अब ए से पहले नंबर ऑफ नंबर्स मान लेते हैं पी। पी क्या है? नंबर ऑफ नंबर्स। ए से पहले ए और बी के बीच में नंबर ऑफ नंबर्स मान लेते हैं क्यू। बी एंड सी के बीच में नंबर ऑफ नंबर्स मान लेते हैं आर। सी एंड डी के बीच में नंबर ऑफ नंबर्स मान लेते हैं एस। डी एंड ई के बीच में नंबर ऑफ नंबर्स मान लेते हैं टी। और ई के बाद नंबर ऑफ नंबर्स मान लेते हैं यू। तो मैं कह सकता हूं पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू, ये 45 हो गया। ये 45 नंबर्स होंगे। कोई 5 नंबर तो सिलेक्ट हो गए, बचे 45। तो पी जो नंबर्स हैं वो कितने नंबर है ए से पहले वाले? बी और ये ए और बी के बीच में नंबर कितने हैं? क्यू। पी और सी के बीच में नंबर कितने हैं? आर। सी और डी के बीच में नंबर कितने हैं? एस। डी एंड ई के बीच में नंबर कितने हैं? टी। ई के राइट में नंबर्स कितने हैं? यू। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस यू इक्वल टू 45।
अब ध्यान दो सुनना, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन वो निकलेंगे, देखो P और U ग्रेटर देन इक्वल टू 0। P और लास्ट इधर A से पहले कोई नंबर ना भी हो तो चलेगा, A 1 हो गया, और E के बाद कोई नंबर नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन A और B के बीच में, मतलब QRST, ये चारों कम से कम 1 तो होने चाहिए, ये चारों कम से कम 1 होने चाहिए, क्योंकि ये चारों अगर पी ये QRST अगर 0 हो गया, मतलब ए और बी के बीच में अगर कोई नंबर नहीं हुआ तो ए और बी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, बी और सी के बीच में अगर कोई नंबर नहीं हुआ तो बी एंड सी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो QRST कम से कम 1 होना चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन के वो सॉल्यूशन चाहिए कि P और U पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन क्यू आर एस टी कम से कम 1 होना चाहिए। तो मेरे पास 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, 6 लोगों में डिवाइड करनी है, PQRSTU कंडीशन है। P एंड U के पास 0 चॉकलेट हो तो चलेगा, तो QRST के पास कम से कम एक होनी चाहिए। तो QRST को पहले एक दे दो, QRST चारों को एक एक दे दो, तो बची चॉकलेट 41, 41 1 2 3 4 5, 46C5। करेक्ट आंसर इज 46C5। ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। कितने होंगे ये बताओ। फाइंड हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज। जैसे एक सॉल्यूशन है, अगर मैं ए को बोल दूं 600, तो B C D तीनों 1 1 1 होगा, तो 600 1 1 1, ये एक है, ऐसे चार होंगे। ऐसे टोटल कितने होंगे, ऐसे टोटल कितने होंगे? 2 की पावर 3 ये होता है। अब 2 की पावर 3 है, उसमें से 2 की पावर 2 भी ए में जा सकती है, 2 की पावर 3 भी ए में जा सकती है, कहीं कुछ भी जा सकता है, ये सारा ही ए में जा सकता है। तो अगर मैं ए को ऐसे बोलूं, 2 की पावर X1, 3 की पावर Y1, 5 की पावर Z1। मैं बी को बोलूं अगर 2 की पावर X2, 3 की पावर Y2, 5 की पावर Z2। मैं सी को बोल दूं 2 की पावर X3, 3 की पावर Y3, 5 की पावर Z3। और अगर मैं डी को बोलूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर X4, 3 की पावर Y4, 5 की पावर Z4। अब मैं मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो फिर पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर X1 +X2 +X3 +X4, 3 की पावर Y1 +Y2 +Y3 +Y4, 5 की पावर Z1 +Z2 +Z3 +Z4। ये बन गया मामला 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब पावर सबकी इक्वेट को, 2 की पावर से इक्वेट कर दो, तो X1 +X2 +X3 +X4, ये हो गया 3।
y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये हो गया 1। z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4, ये हो गया है 2। इसके होल नंबर सॉल्यूशन, इसके होल नंबर सॉल्यूशन, इसके होल नंबर सॉल्यूशन, 3 4 5 6 6 c3, इसके होल नंबर 1 2 3 4, 4 c3, इसके 2 3 4 5, 5 c3, तो इन सबका मल्टीप्लाई, तो 6c3 इंटू 4c3 इंटू 5c3, ये हो गया 20 इंटू 4 इंटू 10, आंसर इज 800। तो करेक्ट आंसर आएगा 800। फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे? 800। करेक्ट आंसर इज 800। अब एक चीज और समझ लो, पी एंड सी में बस लास्ट टॉपिक, उसका नाम है डीरेंजमेंट्स। डीरेंजमेंट्स का मतलब होता है रॉन्ग परमुटेशंस, रॉन्ग अरेंजमेंट्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ना के बराबर कभी देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा आते ही बहुत कम। तो क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो डीअरेंजमेंट का मतलब है, पहले लिखो, पहले लिखो, डीअरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। लिखो ये बात, डीअरेंजमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, डीअरेंजमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स rearrangement of a set of n objects is the number of permutations, is the number of permutations. Rearrangement of a set of n objects is the number of permutations in which no object comes in its original position. In which no object comes in its original position. D1 होता है 0, मतलब rearrangement of one object is 0. D2, rearrangement of two object होता है 1। कैसे? देखो, जैसे मान लो ए और बी, ये एक अरेंजमेंट है, ए अपनी जगह पे, बी अपनी जगह पे। अगर मैं बी को यहाँ कर दूं और ए को यहाँ कर दूं, तो ये एक रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया ऊपर वाले अरेंजमेंट। रॉन्ग कैसे हो गए? मान लो ए फॉर आगरा, बी फॉर बैंगलोर। अगर आगरा वाले बॉक्स में आगरा के लिए लेटर डाला जाएगा तो आगरा जाएगा, लेकिन आगरा वाला लेटर अगर बैंगलोर में डाल दिया जाए तो वो गलत हो गया ना। इस तरह से D2 इज 1। D3 होता है 2। क्या मतलब होता है? डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट, जैसे ए बी सी, ये एक सही अरेंजमेंट है, ये एक सही अरेंजमेंट। अगर मैं बी को यहाँ कर दूं, सी को यहाँ कर दूं, ए को यहाँ कर दूं, ये एक रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया। सी को यहाँ कर दूं, ए को यहाँ कर दूं, बी को यहाँ कर दूं, ये एक रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया। तो ये दो बनेंगे। अब तुम कहोगे सर ये वाला, सी को यहाँ कर दूं, बी को यहाँ कर दूं और ए को यहाँ कर दूं, ये रॉन्ग अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि बी अपनी जगह पे आ गया। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? नो ऑब्जेक्ट कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। अगर एक भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो वो डी अरेंजमेंट में नहीं आएगा। इस वाले केस में, लास्ट वाले में, बी अपनी पोजीशन पे आ गया है, तो इसलिए ये डी अरेंजमेंट में नहीं आएगा। तो डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट इज 2। तो इसका ये मतलब नहीं है कि D1 0, D2 1, D3 2, DN n-1 वो गलत है, वो नहीं। D4 ऐसी 9 होता है, D4 होता है 9, इसका एक फॉर्मूला होता है। दिस n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल।
ये होता है डी अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला, डी ऑफ एन। ये फॉर्मूला वैलिड है एन ग्रेटर देन वन के लिए, तो एन की वैल्यू कम से कम टू या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो डी वन जीरो याद रखना। जैसे कि अगर एन टू होता तो ये फॉर्मूला क्या बनता, डी टू। तो टू फैक्टोरियल और अंदर आएगा वन अपॉन टू फैक्टोरियल, बस ये फॉर्मूला यहीं खत्म हो जाता। तो जब तुम आगे चलोगे तो लास्ट टर्म माइनस वन की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल, वो वन अपॉन टू फैक्टोरियल ही होगा। तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, ये आ गया वन। ऐसा ही डी थ्री, तो ये हो गया थ्री फैक्टोरियल, अंदर वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यहाँ खत्म हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे अपने आप टू आ जाएगा। डी फोर ऐसी नाइन आ जाएगा, डी फाइव फोर्टी फोर आ जाएगा। तो ये होता है डी अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला। दिस इज डी अरेंजमेंट्स एंड दिस कंप्लीट्स पी एंड सी।